अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था और सेल्फ इंडक्शन के बाद आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आपने देखा कि कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर हम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं तो वो एनर्जी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखना ये है कि एनर्जी जो है इंडक्टर में कैसे स्टोर होगी और कहाँ एनर्जी स्टोर होगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सो वर्क डन, डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन इसकी करते हैं सिंपल सी। सो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव चार्ज, वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव चार्ज अगेंस्ट इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस EMF, सेल्फ इंड्यूस EMF। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है उसमें EMF इंड्यूस होता है और वो इंड्यूस EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। अब हमने देखा कि बैटरी की मदद से हम वर्क करेंगे। वर्क किस पर करना पड़ेगा? हमें चार्ज पर वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को उस बैक EMF या इंड्यूस EMF के होते हुए भी हमें चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा। तो बैटरी की मदद से जितना वर्क होगा उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो वर्क डन बाय बैटरी टू मूव चार्ज अगेंस्ट इंड्यूस EMF इज स्टोर्ड एज एनर्जी, इज स्टोर्ड एज एनर्जी। ये हो गया आपके पास कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो ये आ गया आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब इसी तरह से हम एक इंडक्टर कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक इंडक्टर आ गया। अब इस इंडक्टर को हमने एक स्विच और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो शुरू में जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, ये ही कॉइल आपके पास करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। ये कॉइल क्या बन जाएगी? आपके पास करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। और करंट जो है स्विच ऑन करने के बाद करंट अपनी मिनिमम से, अगर ये आपके पास बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, तो करंट अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा। जब करंट अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा और उसी की वजह से EMF इंड्यूस होगा, जिसे हमने बैक EMF का नाम दिया था। तो जब करंट अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू में जाएगा स्विच ऑन करने के बाद, तो फिर EMF होगा और हमें उसी EMF के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। हमने पढ़ा है जो आपके पास वर्क का रिलेशन है वो डेल Q इंटू E। वैसे तो हम पढ़ते हैं ना ये डेल Q इंटू V, तो V की बजाय अब आपके पास ये उस इंडक्टर के अंदर जो सेल्फ इंड्यूस EMF है ये होगा। तो अब यहां पर हम लिखते हैं W इज इक्वल टू डेल Q और सेल्फ इंड्यूस EMF सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था ये है L डेल I बाय डेल T। तो लिखते हैं W इज इक्वल टू डेल Q और इस EL की बजाय हम लिखेंगे L डेल I बाय डेल T, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। थोड़ी सी इसमें सेटिंग करते हैं। इस L को स्टार्ट में लिखते हैं, शुरू में लिख देते हैं, और डेल I डेल Q बाय डेल T को इकट्ठा लिख देते हैं और डेल I को हम अलग कर देते हैं और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ओके जी। अब ये जो बच्चों आपके पास डेल Q बाय डेल T, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो टोटल टाइम के अंदर तो ये बनता है आपके पास एवरेज करंट। ये हमारे पास क्या बनता है? एवरेज करंट। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर यहां पर आपके पास दो वैल्यूज हैं, 0 और दूसरी वैल्यू है I,
तो एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। तो 0 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास डेल क्यू बाय डेल टी, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा आई बाय 2। दूसरा आपके पास डेल आई है, ये हमने डेल क्यू बाय डेल टी जो है ये फाइंड कर लिया। दूसरा आपके पास डेल आई है, तो डेल आई क्या है, ये है आपके पास चेंज इन करंट। डेल आई क्या है आपके पास, चेंज इन करंट। तो चेंज कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपके पास आई है, इनिशियल आपके पास 0 है, तो चेंज इन करंट आई भी आपके पास किसके बराबर आ गया, आई के बराबर। अब आपने डेल क्यू बाय डेल टी और डेल आई की वैल्यू आपकी कैलकुलेट कर ली। अब ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वर्क आपके पास W इज इक्वल टू, इस L को ऐसे ही लिखेंगे, डेल क्यू बाय डेल टी की बजाय हम लिखेंगे I बाय 2, और डेल आई की बजाय हम लिखेंगे I। तो ये आपके पास वर्क बना, वर्क दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 LI स्क्वायर। वर्क किसके बराबर बन गया, 1 बाय 2 LI स्क्वायर। अब बच्चों जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसका मतलब जितना वर्क हुआ है उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। तो यहां पर हम कहते हैं वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। एक छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं, वर्क डन इज स्टोर एज एनर्जी। तो जितना वर्क किया उतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसी रिलेशन को हम लिखते हैं एनर्जी U इज इक्वल टू 1 बाय 2 LI स्क्वायर। 1 बाय 2 LI स्क्वायर, ये आ गई बच्चों आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब अगली जो हमारा सवाल है वो ये है कि ये एनर्जी कहाँ स्टोर हुई है। क्या ये इंडक्टर की वायर में स्टोर हुई है, क्या इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुई है, या इंडक्टर की जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वायर में से, तो क्या उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुई है। तो अब देखना ये है कि ये मैग्नेटिक जो ये एनर्जी जो है स्टोर कहाँ होती है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एन फाई किसके बराबर होता है, एल आई के। अब यहां पर आपको इस इंडक्टर एल और करंट आई, इन दोनों की वैल्यू आपको चाहिए। तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, यहां से एल की वैल्यू निकाले तो एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। तो एन फाई डिवाइडेड बाय आई। अब ये जो फाई है ये किसके बराबर है, ये जो आपके पास फाई है ये किसके बराबर है, मैक्सिमम फ्लक्स, ये बी ए के बराबर होता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स बी ए के बराबर, इधर लिखते हैं एल इज इक्वल टू एन, मैक्सिमम फ्लक्स की बजाय लिखेंगे हम बी ए डिवाइडेड बाय आई। बच्चों एम्पियर्स लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड बी ये बराबर होती है म्यू नॉट एन आई। किसके बराबर होती है, म्यू नॉट एन आई। तो बी की बजाय हम ये लिखेंगे, तो एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आई। तो इस आई से ये आई कैंसिल हो गया और आपके पास जो एल की वैल्यू आई है वो आई है एन म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, ये बच्चों आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर ये जो आपके पास कैपिटल एन है, ये जो आपके पास कैपिटल एन है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो स्मॉल एन होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके जी। तो यहां से अगर आप कैपिटल एन की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल एन जो है स्मॉल एन इंटू एल के बराबर आ जाएगा। कैपिटल एन किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल एन इंटू एल। तो एल जो आपके पास था वो था एन म्यू नॉट एन ए, एन म्यू नॉट एन ए। तो आप यहां पर जहां पर एन है इसकी बजाय आप लिखेंगे एन एल। तो n इंटू एन ये हो गया आपके पास n स्क्वायर और साथ में आपके पास है म्यू नॉट और ए एल, ये आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गई आपके पास
अब दूसरा बच्चों करंट की चाहिए है, उसी तरह से यूजिंग अम्पेयर्स लॉ, यूजिंग अम्पेयर्स लॉ, तो अम्पेयर्स लॉ के मुताबिक B किसके बराबर है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी म्यू B ओवर म्यू नॉट इंटू एन। ये आपके पास I की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहां पर I स्क्वायर चाहिए है। हमें क्या चाहिए है, हमें तो यहां पर I स्क्वायर चाहिए है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो I स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों वैल्यूज, इस इंडक्टेंस की वैल्यू और आई स्क्वायर करंट के स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। देन तो आपके पास देन जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 एल की बजाय लिखेंगे एन स्क्वायर म्यू नॉट ए एल, और आई स्क्वायर की बजाय लिखेंगे बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक हमारे पास म्यू नॉट कैंसिल एक हमारे पास म्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2, इसको लिखते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू ए एन। तो ये बच्चों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंडक्टर है, हमारे पास जो इंडक्टर है जिसको आपने एक स्विच और बैटरी से जोड़ दिया था, तो इंडक्टर में से जब करंट गुजरेगा, इंडक्टर जब करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा, तो क्या होगा, इंडक्टर में मौजूद इसका जो वॉल्यूम है इंडक्टर ए एल, इसका वॉल्यूम इनसाइड वॉल्यूम म्यू नॉट इनसाइड इस कॉइल के अंदर का मीडियम। तो बच्चों इस हिसाब से हमें यह समझ आई है कि एनर्जी कहां पर स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में। एनर्जी कहां स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो हेंस यहां से हमें एक बात समझ में आई, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। एनर्जी कहां स्टोर हो रही है, इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में। सो energy stored in the magnetic field of इंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। उस एनर्जी का रिलेशन 1/2 बी स्क्वायर और म्यू नॉट इंटू ए एल, ये आपके पास है। ये जो आपके पास एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर। यहां पर हम इस एनर्जी डेंसिटी फाइंड करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होता है, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो एनर्जी का हमारे पास रिलेशन है 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल, और वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम भी हमें ए एल के बराबर है। तो ए एल से ए एल कैंसिल होगा, और एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी is directly proportional to square of magnetic field, inversely proportional to medium। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी इंडक्टर की मैग्नेटिक चाहते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो करंट गुजार रही हैं उस करंट को गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। सो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा है, और इससे पहले
हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आज हमने देखना ये है कि किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है क्या चीज। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जनरेटर है, ये जनरेट करेगा और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा, तो इसका मतलब हम इसको ऐसी एनर्जी देंगे, किसी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी देंगे और वो उसको क्या करेगा, अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करेगा। तो हम इसको देते हैं मैकेनिकल एनर्जी और ये उसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy। तो हमारे पास ये एक ऐसा डिवाइस है जिसने क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। अगर ये डिवाइस है तो जो डिवाइस होते हैं उनका कोई ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल जरूर होता है। तो इसका जो आपके पास प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, इसका जो प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday law of electromagnetic induction। तो क्या था Faraday law of electromagnetic induction? तो आपने पढ़ा था एवरेज EMF इंड्यूस इन n कंडक्टिंग लूप। अगर हमारे पास n कंडक्टिंग लूप्स हैं तो उनके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से होगा। तो यहां हमें एक बात समझ आई है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर अगर हम EMF जनरेट करना चाहते हैं, वोल्टेज जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें इस कॉइल के अंदर जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ऐसी कॉइल के अंदर हमें चेंज ऑफ फ्लक्स करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो फिर करंट जनरेट होगा। अब वो अल्टरनेटिंग किस तरह से होगा, किस तरह से वो चेंजिंग करंट होगा या चेंजिंग वोल्टेज होगा, तो उसको देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये डिवाइस हमारे पास क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो चलते हैं प्रिंसिपल के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक आर्मेचर है, एक हमारे पास कॉइल है जो n नंबर ऑफ लूप्स पर कंसिस्ट कर रही है। तो पहले नंबर पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स wound over the iron cylinder। तो इसको हमने क्या किया हुआ है, आयरन सिलेंडर के अंदर, आयरन सिलेंडर के ऊपर हमने वाउंड किया हुआ है। हमारे पास एक आयरन सिलेंडर है, उस आयरन सिलेंडर के ऊपर हमने नंबर ऑफ लूप्स को वाउंड किया हुआ है, जो हमारे पास क्या बन गई है, रेक्टेंगुलर कॉइल बन गई। ओके जी, रेक्टेंगुलर कॉइल के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज है, ये बच्चों आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई जिसको हमने नाम दे दिया ABCD का। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अब रेक्टेंगुलर कॉइल के जो दो एंड्स हैं, एक आपके पास एंड ये है, इसको भी हमने इस रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा एंड हमारे पास ये है, इसको भी हमने एक रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इन रिंग्स को कहा जाता है स्लिप रिंग्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्लिप रिंग्स का। तो दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, आपके पास है स्लिप रिंग्स। तो आपने कॉइल के दोनों सिरों को अलग-अलग स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जहां से हम आउटपुट हासिल कर रहे हैं, स्लिप रिंग्स जो थे आपके, इसको नाम दे दें R का, इसको नाम दे दें R डैश का। और उसके बाद ये जो आपके पास चीज है, ये दो चीजें ये हैं आपके पास B डैश। ये B डैश क्या है, ये हैं आपके पास कार्बन ब्रशेस B डैश। ये कार्बन ब्रशेस जो हैं ये स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड हैं।
ये कार्बन ब्रशेस स्टेशनरी होते हैं, इन्हें हम आमतौर पर स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रश, स्टेशनरी कार्बन ब्रश। एक आपके पास कार्बन ब्रश बी है, एक आपके पास कार्बन ब्रश बी डैश है, जहां से हमने आउटपुट हासिल करनी है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, स्लिप रिंग्स हैं, कार्बन ब्रशेस हैं, जहां से आप आउटपुट हासिल कर रहे हैं, तो यहां से आप क्या करेंगे, कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपको चाहिए है। चौथे नंबर पर आपको मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए है, ऐसा सोर्स जिससे आप क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करवाएंगे। तो मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां जिसकी मदद से आपने इस कॉइल को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। इन सब चीजों के अलावा ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल और ये हमारे पास आ गया साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, ये है आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट। ये हमारे पास क्या है, परमानेंट मैग्नेट। तो हमें यहां पर परमानेंट मैग्नेट भी चाहिए, परमानेंट मैग्नेट। तो हमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, n नंबर ऑफ लूप्स पर कंसिस्ट करेगी, और उसको हमने एक रेक्टेंगुलर आयरन सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर देना है। उसके बाद आपको स्लिप रिंग्स चाहिए हैं जो कॉइल के दोनों एंड्स हैं। जैसे एक एंड आपके पास ये ए वाला है, दूसरा एंड बी वाला है, तो इन दोनों एंड्स को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है, स्लिप रिंग्स के साथ जोड़ा हुआ है। स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट करने के बाद स्लिप रिंग्स स्लिप करती हैं कार्बन ब्रशेस पर। हमारे पास स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस होते हैं और स्लिप रिंग्स जो है इस तरह से उस स्टेशनरी कार्बन ब्रश के साथ स्लिप करेंगे जब कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। इसके बाद बच्चों यहां से हम इसको कोई ना कोई मैकेनिकल सोर्स प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो डैम में पानी फिल किया जाता है, वो पानी टरबाइंस के ऊपर गिराया जाता है। टरबाइंस मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को प्रोवाइड करती हैं और जनरेटर जो है फिर आगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने प्लेस कर दिया हुआ है एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ही हम इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं और देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। सबसे पहले कॉइल जो है ये कंसिस्ट कर रही है 4 लेंथ सेगमेंट पर। हम यहां पर लिखते हैं कॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 लेंथ सेगमेंट्स। 4 लेंथ सेगमेंट्स, हम इस कॉइल को 4 लेंथ सेगमेंट्स के हिसाब से देखते हैं। जैसे एक लेंथ सेगमेंट आपके पास ए बी है, दूसरा आपके पास बी सी है, तीसरा आपके पास सी डी है और चौथा आपके पास बी ए है। और कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेट इन जेड एक्सिस। अब कॉइल जो है वो जेड एक्सिस में रोटेट कर रही है। ये आपके पास बच्चों नॉर्थ पोल, ये आपके पास नॉर्थ पोल और दूसरा आपके पास है साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो होंगी नॉर्थ से साउथ पोल में से, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल में से गुजरेंगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब कॉइल की जब हमने 4 लेंथ सेगमेंट्स बना लिए हैं तो हर लेंथ सेगमेंट जो है ये इस तरह से होगा जिस तरह से कि एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो ईच सेगमेंट, अब हर सेगमेंट पर आपने ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जो है जो आपने पढ़ा था वो हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ था जो हमने कैलकुलेट किया था, आपने कहा था कि जब भी कोई कंडक्टर when conductor of length L moving in with velocity
moving with velocity v in magnetic field B, then EMF induced E is equal to VBL sin of थीटा। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, वो वेलोसिटी V के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होगा, VBL sin of थीटा। ये जो बच्चों आपके पास थीटा एंगल है, थीटा आपके पास, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। तो अब हमने इसी हिसाब से देखना है कि हमारे पास कहां कहां ईएमएफ इंड्यूस होगा, कहां ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो अब चारों साइड्स को हमने अलग अलग जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। चारों साइडों पर अलग अलग देखेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। देखें, पहले बात करते हैं फोर लेंथ सेगमेंट ए बी। फोर लेंथ सेगमेंट ए बी के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं कि आपके पास लेंथ सेगमेंट जो है वो ए बी है, तो यहां देखें कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लेंथ सेगमेंट है यहां पर साइड पे बनाते हैं, ये आपके पास लेंथ सेगमेंट है अलोंग जेड एक्सिस बन रहा है, और ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। तो आपके पास जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान, थीटा बन रहा है। एंगल आपके पास क्या बन रहा है, थीटा। अगर आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है, तो इस हिसाब से आपके पास जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी के हिसाब से इसकी किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी यूं डिटरमाइन करेंगे। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये आपके पास इसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो फोर लेंथ सेगमेंट ए बी लेंथ सेगमेंट के लिए आपके पास जो ईएमएफ होगा, इसके साथ भी छोटा सा ए बी लिख देते हैं, ये आपके पास होगा VBL साइन ऑफ थीटा, VBL साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से फोर लेंथ सेगमेंट ए बी के बाद हम BC पर आ जाते हैं। BC बच्चों, BC पर इस कंडक्टर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल है। आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल के केस में एंगल कितना होता है हमारे पास, 180, और जो साइन 180 होता है ये 0 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर ये साइन 0 हुआ तो सारी वैल्यू 0 होगी, और इस BC के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 0 हो जाएगा। और ईएमएफ आपके पास फोर लेंथ सेगमेंट BC 0 हो गया। अब हम आते हैं फोर CD, फोर लेंथ सेगमेंट CD। अब CD पर लेंथ सेगमेंट के लिए यहां भी आपके पास एंगल V होगा, एंगल थीटा होगा, और CD के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी VBL साइन ऑफ थीटा होगा, VBL साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से फोर लेंथ सेगमेंट DA, ये DA जो लेंथ सेगमेंट है DA, तो यहां पर आपके पास कंडक्टर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बराबर होंगे। लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में बराबर हैं। तो इस हिसाब से थीटा आपके पास 0 होगा, साइन 0 जो है ये 0 होगा, और इस DA के क्रॉस जो ईएमएफ होगा ये भी हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इस लेंथ सेगमेंट्स की चारों साइडों पर AB, BC, CD और DA के क्रॉस हमने अलग ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम टोटल ईएमएफ देखते हैं कि इस कॉइल के अंदर टोटल कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इस AB, BC, CD और DA के ईएमएफ को सम कर देंगे। सो ईएमएफ क्रॉस AB
प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब AB की आपके पास VBL साइन ऑफ थीटा है, BC आपके पास 0 है, CD भी आपके पास VBL साइन ऑफ थीटा है और DA आपके पास 0 है। तो इस हिसाब से आपके पास जो टोटल EMF इंड्यूस हुआ वो हो गया 2VBL साइन ऑफ थीटा। तो टोटल EMF इसमें कितना इंड्यूस हुआ है? 2VBL साइन ऑफ थीटा। यहां थोड़ी सी तब्दीली और करते हैं। ये जो वेलोसिटी है आपके पास v इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है? r ओमेगा की। v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ये E इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको लिखते हैं r ओमेगा BL साइन ऑफ थीटा। या फिर इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास ओमेगा है इसको पहले लिख देते हैं और 2RL को इकट्ठा लिख देते हैं। ये आ गया आपके पास B और साइन ऑफ थीटा। बच्चों ये जो आपके पास 2RL है, 2RL ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है। 2RL किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर आपके पास 2RL है उसकी बजाय आप क्या पुट कर सकते हैं? उसकी बजाय हम A पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? हम A पुट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप यहां पर A पुट करें तो E इज इक्वल टू ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा। तो टोटल EMF आपके पास क्या आया है? ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा। ऐसा तब हुआ जब आपने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक लूप की तरह बिहेव किया कि हमारे पास एक लूप है और जिसकी 4 साइड्स हैं, लेकिन असल में हमारे पास एक लूप नहीं है। हमारे पास कितनी लूप्स हैं? n लूप्स हैं। तो 4n लूप्स, अगर हम n लूप्स की बात करते हैं तो उस हिसाब से E इज इक्वल टू n आ जाएगा, n ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आ गया EMF जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। अब बच्चों देखने ये है कि हमारे पास EMF मैक्सिमम इंड्यूस कब होगा। तो EMF will be maximum, EMF will be maximum when, जब आपके पास ये साइन थीटा 1 के बराबर हो जाए। EMF आपके पास मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा 1 के बराबर हो जाए। तो साइन थीटा 1 के बराबर तभी होगा जब थीटा हमारे पास 90 होगा। जब थीटा हमारे पास क्या होगा? 90। तो जब आपके पास एंगल 90 होगा तो E इज इक्वल टू NWAB साइन ऑफ 90। साइन 90 1 होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे इस मैक्सिमम EMF को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा NWAB। तो मैक्सिमम जो EMF इंड्यूस हुआ है आपके पास वो क्या आ गया? NWAB। अब यहां पर जहां पर आपके पास NWAB था, इसकी बजाय आप E0 लिख सकते हैं और इसी रिलेशन को E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस हुआ है ये हमारे पास आ गया, EMF इंड्यूस इन दिस रेक्टेंगुलर लूप E0 साइन ऑफ थीटा। जी, तो ये बच्चों आपके पास है मैक्सिमम EMF इंड्यूस E0 और ये आपके पास EMF है जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रही है। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से बात करना चाहती हैं तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होगा। इसकी बजाय आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और अगर आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करना चाहती हैं तो ओमेगा जो है ये आपके पास 2 पाई f के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ 2 पाई f t। तो ये आपके पास जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो रहा है उसका रिलेशन है। अब हम करंट की बात करते हैं तो करंट किसके बराबर होता है? तो करंट की बात करते हैं तो ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के मुताबिक I किसके बराबर होता है?
I इज इक्वल टू V ओवर R, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे E ओवर R। तो I इज इक्वल टू E ओवर R। E जो आपके पास है ये किसके बराबर है? I इज इक्वल टू E की बजाय हम लिखते हैं E नॉट साइन थीटा ओवर R। यहां पर ये जो आपके पास E नॉट ओवर R है ये बराबर है मैक्सिमम करंट के I नॉट के बराबर। तो ये आपके पास करंट के केस में I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा आ गया। यहां भी आप लिख सकते हैं इसको I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा की बजाय 2 पाई f भी लिख सकते हैं, 2 पाई f इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का रिलेशन आ गया। अब हमने देखना ये है कि किस तरह से ये करंट अल्टर होता है, करंट अपनी डायरेक्शन किस तरह से चेंज करता है, अपना मैग्नीट्यूड मुसलसल किस तरह से चेंज करता है, इसकी तरफ आते हैं। तो आपके पास ये दो बेसिक रिलेशंस ईएमएफ के लिए E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा और करंट के लिए I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जब इसको रोटेट किया जाएगा तो किस तरह से ये ईएमएफ इंड्यूस होगा और अल्टरनेटिंग होगा। तो यहां पर हम रिलेशन लिखते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ का रिलेशन आ गया। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा और ये आपके पास करंट का आ गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। अब अच्छा ये जो थीटा है आपके पास, थीटा, ये थीटा आपके पास इस रेक्टेंगुलर लूप की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। तो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि लिखें वेलोसिटी ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट में अब इसके हम पॉइंट्स बनाते हैं और यहां पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। यहां हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस आपके पास करंट है। तो करंट और टाइम के क्रॉस हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रा करते हैं। तो दोनों ही साइन फंक्शन है, तो करंट और वोल्टेज दोनों ही आपके पास सेम टाइम अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बुक दिखाएं, ये वाली केमिस्ट्री। अब स्टार्ट में डियर स्टूडेंट सपोज करते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल और ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करते हैं तो उस हिसाब से यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये आ गई आपके पास इसकी वेलोसिटी और ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टार्ट के अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। दोनों आपस में क्या हुए? पैरेलल। वेलोसिटी, बोर्ड मार्कर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंसिल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, लेकिन प्लेन ऑफ कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, तो स्टार्ट हम लेंगे व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। अब फिर ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी, रोटेट करती करती यहां पर आ जाएगी। अब ये बोर्ड मार्कर और ये बॉल पेन दोनों आपस में हो गए परपेंडिकुलर, मतलब कि अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन ऑफ लूप जो है, प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर नहीं रही। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई। मजीद ये रोटेट करेगी और रोटेट करते करते यहां पर आ जाएगी और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आपके पास बोर्ड मार्कर और बॉल पेन एंटी पैरेलल हो गए। प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर, लेकिन वेलोसिटी ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। फिर ये कॉइल रोटेट करते करते यहां पर आ जाएगी। जब ये कॉइल रोटेट करते करते यहां आएगी तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी फिर से इसका एंगल बन जाएगा 180 के बाद 270।
और यहाँ फिर हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ लूप हमारे पास दोबारा से पैरेलल होगी। तो इस हिसाब से हमने बात करनी है कि ये थीटा जो है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। तो शुरू में हम देखते हैं, पहला जो पॉइंट आपके पास है वो ये है कि प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये शुरू में क्या है, पैरेलल है। और ये जो थीटा एंगल है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, तो थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तो हम ईएमएफ या करंट दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 0, साइन 0 0 होगा और करंट आपके पास आ गया 0। फर्स्ट स्टेप में करंट आपके पास आ गया 0 और इस 0 को हम इस ओरिजिन पर ड्रा करेंगे। ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया। ओके, दूसरा पॉइंट जो होगा आपके पास, उसमें कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते अब परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल हो जाएगी। मतलब प्लेन ऑफ लूप जो है प्लेन ऑफ लूप अब हो गई पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। और उस केस में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 90, साइन 90 1 होगा। जब साइन 90 1 होगा तो I इज इक्वल टू आई नॉट। तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट की। अगर हमारे पास ये वैल्यू है आई नॉट पॉजिटिव की, ये वैल्यू है माइनस आई नॉट नेगेटिव की, तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई आपके पास आई नॉट। ये सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास, किस एंगल पर, 90 पर, π/2 पर। तीसरा जो पॉइंट होगा आपके पास, इसमें प्लेन ऑफ लूप दोबारा से परपेंडिकुलर हो जाएगी, प्लेन ऑफ लूप, फिर प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में हो गए एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 180, साइन 180 0 होगा, तो करंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया थर्ड पॉइंट। तो ये आपके पास हो गया 0, दोबारा से इसी मीन लाइन पे आ गए। इसी तरह से दूसरे जो पॉइंट्स हैं, चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स इसके हो गए। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में दोबारा से प्लेन ऑफ लूप पैरेलल हो जाएगी, प्लेन ऑफ लूप फिर से बिकम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई, तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होगा 270 का। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ मेक 270। 270 की केस में हम लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 270, और 270 -1 के बराबर होगा, तो ये माइनस आई नॉट। तो करंट आपके पास किसके बराबर आ गया, माइनस आई नॉट के बराबर। और ये माइनस आई नॉट आपके पास बन रहा है यहां पर पॉइंट। फिर आखिरी पॉइंट लास्ट, दोबारा से कॉइल जिस जगह से रोटेट करना स्टार्ट हुई है दोबारा उसी पोजीशन पर वापस आ गई। मतलब कि दोबारा से प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई, और वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इनके दरमियान एंगल जो है ये 360 हो गया, और करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 360, साइन 360 भी हमारे पास 0 होगा और करंट 0 होगा। और ग्राफ में हम इस लाइन को थोड़ा लंबा कर देते हैं, ग्राफ में ये पॉइंट आपके पास यहां पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ कुछ किस किस्म का बनता है। तो आपके पास जो ग्राफ बना है वो बना है साइन कर्व। कौन सा बना है, साइन कर्व, या फिर इसको कहा जाता है साइनोसाइडल ग्राफ या साइनोसाइडल वेव। तो ये आपके पास साइनोसाइडल वेव बनी, यही वेव आपके पास अल्टरनेटिंग है।
तो हम ये देखा कि जैसे जैसे यहां शुरू में कॉइल का एंगल 0 था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल थे, थीटा 0 था। जैसे ही थीटा 0 से बढ़ना शुरू हुआ, करंट बढ़ना शुरू हो गया और 90 पे जाके हमारे पास करंट मैक्सिमम हो गया। जैसे ही एंगल 90 से बढ़ना शुरू हो गया, करंट कम होना शुरू हो गया और 180 पे जाके करंट 0 हो गया। जैसे ही एंगल 180 से बढ़ना शुरू हुआ तो करंट अब फिर बढ़ रहा है, लेकिन करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। उसकी वजह की जो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल की ए बी साइड, ये ए बी साइड सी डी की जगह पे और सी डी जो है वो ए बी की जगह पर आ जाएगी। इसी तरह से यहां पर आपके पास 270 एंगल पर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैक्सिमम करंट होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब एंगल 270 से बढ़ेगा और 360 पे जाके ये 0 हो जाएगा। तो ये है बच्चों आपके पास अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम देखते हैं कि क्या आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो करंट की अगर हम बात करें तो हम यहां पे लिखेंगे करंट which changes its magnitude, which changes its magnitude continuously and direction periodically। तो ये एक ऐसा करंट है जो अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली, अपना मैग्नीट्यूड मुसलसल चेंज कर रहा है और अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। तो हमने देखा बच्चों कि किस तरह से हमने एसी जनरेटर को यूज करके अल्टरनेटिंग करंट जनरेट किया है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट किया है और किस तरह से वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही। तो वो फ्रेंड्स जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बाद आज हम पढ़ते हैं डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर हमारे पास क्या है, डीसी जनरेटर किस तरह से डायरेक्ट करंट जनरेट करता है, डीसी जनरेटर की मदद से हम किस तरह से अल्टरनेटिंग की बजाय डायरेक्ट करंट हासिल कर सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हम डीसी जनरेटर की तरफ कि हमारे पास डीसी जनरेटर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि डीसी जनरेटर हमारे पास क्या है। तो डिवाइस used to convert mechanical energy into electrical energy and current produced by it is flow in one direction या फिर डायरेक्ट करंट। तो ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा करंट प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ने क्या किया था, अल्टरनेटिंग जनरेटर का काम भी यही होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, और डायरेक्ट डीसी जनरेटर जो है इसका काम भी क्या होता है, इसका काम भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही चेंज करना है। लेकिन वहां जो हमें करंट हासिल होता है वो होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, और यहां जो हमें करंट हासिल होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ये डायरेक्ट करंट जनरेटर है। ओके जी। तो पहले नंबर पे हमने इसकी डेफिनेशन की है, और डेफिनेशन के बाद हम आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर कि हमारे पास ये जो डीसी जनरेटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी वही है जो आपके पास किसका वर्किंग प्रिंसिपल था, डीसी एसी जनरेटर का।
तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास क्या है, सेम है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एसी जनरेटर का भी यही था, डीसी जनरेटर का भी यही है। एसी जनरेटर में भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता था तो ईएमएफ इंड्यूस होता था, तो इसमें भी यही होगा कि आपके पास नंबर ऑफ कॉइल्स में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसी की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बच्चों इसका प्रिंसिपल आ गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आपके पास एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, सिवाय एक चीज के। यहां सिर्फ एक डिफरेंस होगा आपके पास, और वो एक डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी। ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना ली। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है किसी अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस में रोटेट करने की एबिलिटी रखती है। इस कॉइल को यहां आपने कनेक्ट किया था, किसके साथ कनेक्ट किया था? स्लिप रिंग्स के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया था स्टूडेंट्स? स्लिप रिंग्स के साथ। लेकिन यहां पर अब आपके पास ये एक रिंग के टू हाफ्स हैं। आपने क्या किया, आपके पास जो एक स्लिप रिंग था उसके आपने दो हिस्से कर लिए, टू हाफ्स कर लिए, और आपने इस एक रिंग को स्प्लिट कर दिया है टू रिंग्स के अंदर। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है स्प्लिट रिंग्स। ये हमारे पास क्या है? स्प्लिट रिंग्स है, स्लिप रिंग्स नहीं है, स्प्लिट रिंग्स है। तो ये बच्चों स्प्लिट रिंग्स का जो दूसरा नाम हमारे पास है वो है कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम क्या है? कम्यूटेटर। किसने इन्वेंट किया था? ये किया था विलियम स्टर्जन ने। विलियम स्टर्जन, इस विलियम स्टर्जन ने इन कम्यूटेटर को इन्वेंट किया था, और इनका मकसद यही था कि इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से बचाना है। देखते हैं किस तरह से बचाना है। उसी तरह से बच्चों आपके पास स्लिप रिंग्स की बजाय स्प्लिट रिंग्स आ गए। ये है आपके पास कार्बन ब्रशेस, ये आपके पास आ गए कार्बन ब्रशेस, जहां से आप आउटपुट हासिल करते हैं। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने प्लेस कर देना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो एक हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल और एक हमारे पास आ गया साउथ पोल। तो आपने रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, उसमें भी आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल थी, तो इधर भी आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास हैं स्प्लिट रिंग्स, जिन्हें हमने कम्यूटेटर्स का भी नाम दिया है, स्प्लिट रिंग्स। इसी तरह से ये क्या चीज है आपके पास? ये है कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रश। और ये आपके पास क्या आ गई? शाफ्ट। शाफ्ट मतलब जहां से आपने क्या करना है, इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ये नॉर्थ और साउथ पोल। ये आपके पास आ गया परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास, कंस्ट्रक्शन के अंदर एसी जनरेटर की और डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन क्या है? बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, जहां हमारे पास स्लिप रिंग्स थे वहां अब आपके पास स्प्लिट रिंग्स आ गए, कम्यूटेटर्स आ गए। बाकी आपके पास मैग्नेट भी वही है, कॉइल भी वही है, जिसको आपने आयरन सिलेंडर के ऊपर बाउंड किया हुआ है, कार्बन ब्रशेस, और ये आपके पास आउटपुट, जहां से आप आउटपुट हासिल कर रहे हैं। ओके जी, ये बच्चों इसकी आपके पास कंस्ट्रक्शन आ गई। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि जो डीसी जनरेटर है ये किस तरह से वर्क करता है। डियर स्टूडेंट, वही बात होगी आपके पास कि जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर हम ग्राफ बनाते हैं उसी ईएमएफ का, तो आपने देखा था कि जब आपने यहाँ पर स्लिप रिंग्स यूज किए थे तो आपके पास कुछ इस किस्म की आउटपुट आई थी,
लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो किस किस्म की होगी। देखिए बच्चों, जब हमारे पास करंट की डायरेक्शन 0 से इंक्रीज होती है, जब हमारे पास क्या होता है, ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करती है, स्टार्ट करते करते जब करंट की डायरेक्शन चेंज होने वाली होती है, जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल की ए बी साइड सी डी की जगह लेने वाली होती है, तो उस वक्त ये स्प्लिट रिंग्स ये अपने कंटेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, कंटेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। अगर इसको स्प्लिट रिंग को हम आर और इसको आर डैश का नाम देते हैं, इस कार्बन ब्रश को बी और इसको बी डैश का नाम देते हैं, ये आपके पास आ गया बी और बी डैश। तो जब करंट क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने वाला होता है, तो उस केस में हमारे पास ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, ये स्प्लिट रिंग्स अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेते हैं। मतलब कि ये जो आपके पास बी डैश कार्बन ब्रश है, ये बी के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो बी कार्बन ब्रश के साथ जो स्प्लिट रिंग है ये इसके साथ, मतलब कि आपके पास जो स्प्लिट रिंग आर बी डैश के साथ कनेक्ट हो जाएगा और स्प्लिट रिंग आर डैश ये बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन, पहले अगर इसमें से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, ये डायरेक्शन थी हमारे पास, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने ही वाली होती है, तो ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। अब बजाय इसके कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती, अब करंट दोबारा से उसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। इसी तरह से फिर आपके पास इस तरह से फ्लो करेगा, जैसे ही करंट अगले साइकिल में जब अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला होगा, फिर जो है फिर क्या होगा, फिर वो अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेगा और करंट उसी तरह से फ्लो करेगा, मतलब करंट वन डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। तो डीसी जनरेटर ने जो हमें करंट जनरेट करके दिया है वो हमारे पास कौन सा है, वो डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो डीसी करंट है ये प्योर डीसी नहीं है, बल्कि ये फ्लक्चुएटेड डीसी है। इसके अंदर ये फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, मतलब कि ये आपके पास जो करंट है ये क्या है, ये चेंजिंग मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। देखें, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी एक रहती है, वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, करंट को कांस्टेंट करने के लिए, इसके अलावा इसकी फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो रिडक्शन ऑफ फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें रिडक्शन ऑफ फ्लक्चुएशंस। अब ये फ्लक्चुएशंस कैसे हम रिड्यूस करेंगे, इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, वी यूज आर्मेचर इंस्टेड ऑफ कॉइल। पहले हमने एक कॉइल यूज की है, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, आर्मेचर यूज कर रहे हैं। आर्मेचर मतलब कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स। अब एक कॉइल यूज करने की बजाय हम नंबर ऑफ कॉइल्स यूज कर रहे हैं, और हर कॉइल को ईच कॉइल कनेक्टेड टू सेपरेट स्प्लिट रिंग्स। और हर कॉइल को आपने क्या करना है, सेपरेट स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करना है। इन फ्लक्चुएशंस को आप कैसे रिमूव करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो डायरेक्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, वन डायरेक्शन तो आपने मेंटेन कर ली, वन डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है हमारे पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अटेन करने के लिए या इन फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ कॉइल्स यूज करते हैं और उन नंबर ऑफ कॉइल्स को अलग-अलग स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हर कॉइल की अगर हम वेवफॉर्म बनाते हैं तो हर कॉइल की जो आपके पास वैल्यू होगी
वो इस तरह से होगी, और इनको हम इस तरह से ट्रेस करेंगे कि जस्ट इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम इसमें ट्रेस करेंगे, और तमाम कॉइल्स की मैक्सिमम वैल्यू जब आप देखेंगे तो सेम आएगी। इस तरह से आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉइल्स यूज करके अलग-अलग स्प्लिट रिंग्स कनेक्ट करके आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डीसी जनरेटर, इसकी वर्किंग, इसमें जो प्रॉब्लम्स, फ्लक्चुएशंस, उनकी रिडक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। आपसे दोबारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, डीसी जनरेटर पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। अब देखना ये है कि हमारे पास जो जनरेटर है उसके अंदर ये बैक मोटर इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है और इसकी इफेक्ट्स क्या हैं, आया कि इसका जनरेशन के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, बैक मोटर इफेक्ट की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बैक मोटर इफेक्ट क्या है, इसकी सिंपल सी पहले डेफिनेशन करते हैं। अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, कि कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इस कॉइल की रोटेशनल मोशन के ऑपोजिट जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसी को हम बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर का नाम देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो ऑपोजिट या अपोजिंग टॉर्क है ये हमारे पास कॉइल के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि आपके पास सबसे पहले हम जितनी सिंपल बात कर जाते हैं उतनी सिंपल होता नहीं है। सबसे पहले डैम के अंदर हमें पानी फिल करना पड़ता है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, फिर उस पानी को हम टरबाइन के ऊपर फॉल करते हैं, टरबाइन उसको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। मतलब वाटरफॉल जो है उससे क्या होता है, टरबाइन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को देती है, और जनरेटर की कॉइल मैकेनिकल एनर्जी एज अ इनपुट लेकर फिर वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैकेनिकली मूव करवाती है, और उससे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये तो हो गई जनरेशन। अब जनरेशन के बाद जो अगली बात ये है कि जब हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, आपने उस सर्किट के साथ कोई लोड कनेक्ट कर दिया। लोड का मतलब ये है ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो जब आपने उसके साथ कोई लोड कनेक्ट कर दिया तो लोड कनेक्ट करने से ये होगा कि सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब सर्किट में से इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे आपने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी तरह से करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एक आपके पास मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी आपके पास करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन की वजह से एक काउंटर टॉर्क, एक अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो उस कॉइल की रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, कॉइल की रोटेशनल मोशन को स्लो डाउन करता है। अब उस कॉइल को कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करने के लिए जरूरी ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हम उसको इतनी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो कॉइल जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती रहे। अब हमने देखना ये है कि ये काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस कब होगा। सपोज करते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास ये डीसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर पर हमने क्या किया, यहां पर एक लोड कनेक्ट कर दिया। आमतौर पर सर्किट्स के अंदर लोड को हम रेजिस्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इस कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस कॉइल के अंदर जब होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब सर्किट क्योंकि क्लोज है तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा, करंट फ्लो करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, ये भी।
तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक देखें तो यहां जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है क्लॉकवाइज, इधर हमारे पास क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इधर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक। दूसरा, ये जो आपके पास कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो उससे होगा ये कि दोनों फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन के नतीजे में दोनों फील्ड्स या तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी या फिर एक दूसरे की हेल्प करेंगी, जैसे इधर हेल्प कर रही हैं, इसी तरह से यहां दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, इधर हम एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो फोर्स जो एक्ट करेगी वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ एक्ट करेगी। तो यहां है स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ, कॉइल आउटवर्ड, इस साइड पर कॉइल इस तरह से आउटवर्ड मूव करेगी और इस साइड पर कॉइल इस तरह से इनवर्ड मूव करेगी। तो इसकी इनवर्ड आउटवर्ड मोशन की वजह से क्या होगा कि कॉइल रोटेट कर रही है हमारे पास, अगर एंटी क्लॉकवाइज कॉइल रोटेट कर रही है तो अब कॉइल के अंदर एक और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कि इस साइड की अगर हम बात करते हैं यहां दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और इसके पीछे एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, जबकि इधर आगे जो है दोनों हेल्प कर रही हैं और पीछे कैंसिल कर रही हैं। तो इधर जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी ये होगी आउटवर्ड, इधर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो होगी इनवर्ड, जिससे एक अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो उस कॉइल की रोटेशनल मोशन को डिस्टर्ब करेगा। अब बच्चों मैं अगर बाय कन्वेंशन यहाँ पे डॉट और क्रॉस लगाता हूं तो इधर हम लगाते हैं क्रॉस, ये क्रॉस इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पर एक फोर्स एक्ट करेगी, और इधर हम लगा देते हैं डॉट, ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा कि यहां जो है फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इस कॉइल के अंदर एक काउंटर टॉर्क, एक अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी अपोजिंग टॉर्क को ही हम क्या नाम देते हैं, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, के जनरेशन के दौरान हमारे पास ये जो अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, इसी को बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हमारे पास एक जनरेटर है उसके अंदर बैक मोटर इफेक्ट किस तरह से जनरेट होता है। तो बैक मोटर इफेक्ट के बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है डीसी मोटर। अब स्टूडेंट्स जो हमने जनरेटर के अंदर पढ़ा, तो जनरेटर और मोटर इन दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है वो कंस्ट्रक्शन की है। सिमिलरिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन, मतलब दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पर होता है, डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट पर। जैसे अगर हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर को हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और कौन सी एनर्जी हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन मोटर में हम क्या करते हैं, मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को देंगे और मैकेनिकल एनर्जी हासिल करेंगे। मतलब कि अगर हम देखते हैं कि मोटर को ही अगर हम रिवर्स कर दें कि मोटर का जो आप जहां आप इनपुट देते थे अब वहां आप आउटपुट हासिल करेंगे, और जहां आउटपुट आप हासिल करते थे वहां आप इनपुट हासिल करेंगे। तो ये बच्चों आपके पास मोटर की डेफिनेशन आ गई, डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है। देखिए, हमने क्योंकि इस कॉइल को रोटेट करवाना है मैकेनिकली, इस कॉइल को मैकेनिकली रोटेट करवाना है। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा था कि इसका भी जो आपके पास प्रिंसिपल है वो है टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। अगर आपके पास इस कॉइल में करंट कैरिंग है, करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से इस कॉइल में क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और उस टॉर्क का जो रिलेशन है वो आपके पास था NIAB और साथ में था cos ऑफ अल्फा। अब पीछे आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है। जब आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल हो तो करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड
और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, जैसे अभी हमने बैक मोटर इफेक्ट में पढ़ा है। तो यहां अब आपके पास इस करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, टॉर्क एक्ट करेगा, और यही इस मोटर का प्रिंसिपल है। आपने यहां से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो करंट कैरिंग कॉइल बन जाती है। करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से इस पर फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है ये रोटेट करती है, और इसकी हम यहाँ पे साथ में डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इधर हम डॉट लगा देते हैं और इधर हम क्रॉस लगा देते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से कॉइल की रोटेशन बन रही है। ओके जी, तो आउट से इनवर्ड। अब बच्चों आपके पास कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं कि मोटर की कंस्ट्रक्शन और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, सेम एज जनरेटर। जो जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है वही हमारे पास मोटर की कंस्ट्रक्शन है, और बट इनपुट आउटपुट चेंज है। जहां हम क्या करते थे, यहां से हम इसको मैकेनिकली मूव करवाते थे, यहां इनपुट देते थे, अब यहां आपके पास आउटपुट है। यहां हम आउटपुट हासिल करते थे, लेकिन यहां आपके पास इनपुट है। तो आपके पास ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जनरेटर और मोटर दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि दोनों में इनपुट आउटपुट का प्रॉब्लम है, कि जहां पहले हम इनपुट देते थे अब वहां से आउटपुट हासिल कर रहे हैं, जहां हम आउटपुट हासिल करते थे वहां हम इनपुट देते हैं। तो ये बच्चों आपके पास डीसी मोटर है। अब मोटर किस तरह से स्मूथ रनिंग करती है, या क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, देखें हमारे पास इस टॉर्क, इस कॉइल के जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, अमाउंट ऑफ करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर टॉर्क एक्ट करता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक प्रॉब्लम भी है, और प्रॉब्लम ये है कि हम यहां पर डीसी मोटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल करते हैं। तो स्प्लिट रिंग्स की वजह से हमारे पास डीसी मोटर के अंदर जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है वो प्रॉब्लम है जर्क्स। वो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जर्क्स का। अब जर्क्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारे पास मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग्स अपने कंडक्ट चेंज करती हैं तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए करंट वैनिश हो जाता है, करंट रिमूव हो जाता है। तो करंट जब रिमूव होता है तो एक जर्क प्रोड्यूस होता है। अच्छा बच्चों, ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब डीसी मोटर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है जर्क्स का इस वजह से कि जब हम बात करते हैं इन स्प्लिट रिंग्स की, ये हमारे पास कार्बन ब्रशेस बी डैश, और ये आपके पास स्प्लिट रिंग, एक ये आ गया आपके पास, एक ये आ गया। अब जब कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होने ही वाली होती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये अपने कंडक्ट्स चेंज कर लेते हैं। जब ये अपने कंडक्ट्स चेंज करते हैं, क्या हमारे पास स्प्लिट रिंग आर जो है ये आर डैश ये बी के साथ, और जो आर है ये बी डैश के साथ जब कनेक्ट होने वाला होता है तो क्या होता है कि करंट थोड़ी देर के लिए वैनिश हो जाता है, करंट थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जीरो हो जाता है, और उस वक्त कॉइल के अंदर एक जर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसकी रिडक्शन क्या है, इसको, इन जर्क्स को किस तरह से रिमूव किया जाएगा, इनको कैसे हम रिडक्ट कर सकते हैं। इसकी रिडक्शन ये है कि हम वन कॉइल की बजाय नंबर ऑफ कॉइल्स यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, वी यूज नंबर ऑफ कॉइल्स वाउंड ऑन आयरन कोर। अब हम क्या करेंगे, एक नहीं बल्कि नंबर ऑफ कॉइल्स इस्तेमाल करेंगे, और वो नंबर ऑफ कॉइल्स को आयरन कोर के ऊपर हम वाउंड कर देंगे, और हर कॉइल को अलग अलग कम्यूटेटर्स के साथ या स्प्लिट रिंग्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे। एंड ईच कॉइल कनेक्टेड
सेपरेट कम्यूटेटर, कम्यूटेटर इसी स्प्लिट रिंग को ही बोलते हैं कम्यूटेटर। तो जो आपके पास हर कॉइल होगी उसको आपने अलग से हर कॉइल को अलग अलग कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि वो जो जर्क्स प्रोड्यूस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एक वक्त में अगर एक कॉइल अपनी डायरेक्शन चेंज, अगर एक कॉइल के अंदर स्प्लिट रिंग अपने कंटेक्ट चेंज करने ही वाले होते हैं तो दूसरी कॉइल के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है, इसलिए वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्मूथली रन करती है, किसी किस्म के जर्क्स प्रोड्यूस नहीं आते। तो ये जो जर्क्स का प्रॉब्लम है वो हम एक ही बजाय मैनी कॉइल्स को यूज करके रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों अगली जो बात है हमारे पास कि हम ये जो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, आया कि ये मैग्नेट परमानेंट होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है मोटर्स के अंदर, जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर्स के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसीलिए यूज करते हैं ताकि जब हम स्विच ऑन करें तो वो मैग्नेट बन जाए, स्विच ऑफ करें और मैग्नेटिक ना रहे। क्योंकि अगर हम उसको परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तो उससे ये होगा कि स्विच ऑफ करने के बाद मैग्नेटिज्म तो वही रहेगी, तो वो कॉइल फौरन रेस्ट में नहीं आएगी। जब वो कॉइल फौरन रेस्ट में नहीं आएगी तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगा और वो कॉइल उसी तरह से रोटेट करती रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डीसी मोटर्स के अंदर बजाय परमानेंट मैग्नेट के हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं या फील्ड कॉइल्स यूज करते हैं। तो वाइंडिंग ऑफ कॉइल्स जो है इसी को हम फील्ड कॉइल्स का नाम देते हैं। तो फील्ड कॉइल्स हमारे पास क्या है, इनकी हम डेफिनेशन करते हैं। वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर कॉल्ड फील्ड कॉइल्स। जो हमारे पास डीसी मोटर के अंदर हम फील्ड कॉइल्स यूज करते हैं, फील्ड कॉइल्स, ये हमारे पास क्या है, वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज कॉल्ड फील्ड कॉइल। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल जो है वो क्या होती है, वही हमारे पास मैग्नेट होती है। तो बजाय हम परमानेंट मैग्नेट के फील्ड कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फील्ड कॉइल्स होती हैं ये या तो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं और या फिर पैरेलल। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास था डीसी मोटर। हमने देखा कि डीसी मोटर किस तरह से एक कॉइल को जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं कैसे इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, किस तरह से इस कॉइल के अंदर टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट होती है। यहाँ आपके पास फोर्स F1 प्रोड्यूस हुई, यहाँ फोर्स F2 प्रोड्यूस हुई और इस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की और आउटपुट में हमने इससे मैकेनिकल एनर्जी हासिल कर ली। इसके बाद तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैक ईएमएफ इन मोटर्स। हमने अभी देखा कि जब हम एक कॉइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो बैक ईएमएफ इन मोटर्स का क्या मतलब हुआ और इस बैक ईएमएफ इफेक्ट का हमें क्या फायदा होता है या हमें क्या नुकसान होता है और ये बैक ईएमएफ मोटर के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस होता है। देखें एक बात तो हम भूल गए, जब हमने ये डीसी मोटर पढ़ा उसमें एक पॉइंट हमारा जो रह गया था, ये उसमें यही टॉपिक जो है वो डिस्कस होगा कि वो हमारे पास पॉइंट क्या था। देखें जब हम एक कॉइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो इस कॉइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से ये आपके पास कॉइल बन जाती है करंट कैरिंग। ये कॉइल हमारे पास क्या बन गई, करंट कैरिंग कॉइल। आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और जवाब में हमें इस पर मैकेनिकल एनर्जी मिली, मतलब करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इसमें टॉर्क एक्ट हुआ और उस टॉर्क की डायरेक्शन, एक फोर्स इधर एक्ट हुई हमारे पास F1, एक फोर्स इधर हमारे पास एक्ट हुई F2। तो ये दो फोर्सेस इस पर एक्ट करती हैं जो इस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। और टॉर्क हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये इसकी डिपेंडेंस है। तो अब जब हम इसको यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमें जवाब में मैकेनिकल एनर्जी हासिल होती है। अब ये कॉइल जो है क्लॉकवाइज अगर रोटेट करती है, इसकी अगर रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी कंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे पास
मोटर है, मोटर की कंस्ट्रक्शन और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं था, सिवाय इनपुट आउटपुट के बाकी तमाम चीजें हमारे पास जनरेटर और मोटर की सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास मोटर एक जनरेटर ही हो गया रिवर्स डायरेक्शन में। तो वहां आप मैकेनिकल एनर्जी देते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते थे। यहाँ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी हासिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोटर इज लाइक अ जनरेटर इन रिवर्स। तो ये जनरेटर के उलट हो गई, बस इसमें इनपुट आउटपुट का डिफरेंस है, बाकी आपके पास कंस्ट्रक्शन ये वो सब कुछ वैसे का वैसा है। वहां भी आपके पास मैग्नेट है, इधर भी मैग्नेट है, आपके पास कॉइल है, उधर भी कॉइल है, आपके पास स्प्लिट रिंग्स हैं, कार्बन ब्रशेस हैं, कॉइल है, मैकेनिकल सोर्स, मोटर के अंदर मैकेनिकल सोर्स आपको मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है आउटपुट एज आउटपुट, और जनरेटर के अंदर हम इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कॉइल को एज अ इनपुट। इसी तरह से मोटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एज अ इनपुट और जनरेटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एज अ आउटपुट। अब बच्चों जब आपके पास जनरेटर और मोटर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको एक करंट कैरिंग कॉइल बना के इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी हो रहा है। तो अगर बच्चों इस कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, अगर आपके पास इस आर्मेचर या कॉइल्स के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, तो इसके अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, यही हमारे पास बैक ईएमएफ है। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल in magnetic field there is rate of change of magnetic flux. Due to this rate of change of magnetic flux EMF induced, that is called back EMF। इसी को हम बैक EMF का नाम देंगे। अब बच्चों बात ये है कि आपके पास ये जो इनपुट है, ये बैटरी है आपके पास जिसका वोल्टेज V है, और ये मैकेनिकल सोर्स है, इसको हम यहाँ से जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रेजिस्टर R के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो ये सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में सर्फ होती तो हम लिखते V इज इक्वल टू IR, कि जितना बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है वो सारा पोटेंशियल उस लोड को मिल रहा है, उसी जनरेटर उसी मोटर को ही मिल रहा है, जिससे वो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। लेकिन बच्चों जब हमने ये चीज देखी कि बैक ईएमएफ भी इसमें जनरेट हो रहा है, ये जो बैक ईएमएफ है हमने पीछे पढ़ा था कि बैक ईएमएफ क्या करता है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इट ऑलवेज अपोजिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसकी वजह से है, रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक ईएमएफ मोटर के अंदर जनरेट हो रहा है, ये इस मोटर की मोशन को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ये इस मोटर की मोशन को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे पास जो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये पहले सिर्फ लोड पर सर्फ हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि बैक ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं तो बैक ईएमएफ और लोड दोनों पर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्फ हो रही है। ठीक हो गया। तो व्हाट इज बैक ईएमएफ इन मोटर्स, तो मोटर की कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा ईएमएफ जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है, अप्लाइड ईएमएफ के अगेंस्ट फ्लो करने की कोशिश करता है, उसी ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। अब बच्चों इस बैक ईएमएफ की बात करते हैं, इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके पास बैक ईएमएफ है ये कब कब होगा, कब इसका फायदा है, कब इसका नुकसान है। तो ये आपके पास साउथ पोल। शुरू में बच्चों व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड, व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड, जब मोटर को हम जस्ट अभी स्टार्ट ही करते हैं तो आपके पास उस वक्त देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स तो होता ही नहीं है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स कहां से होगा। जब चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो हमारे पास ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ ये नहीं होगा। जब आपके पास ईएमएफ नहीं होगा तो जो आप टोटल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे का सारा ही उस कॉइल की रोटेशनल मोशन में सर्फ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के अंदर अब बैक ईएमएफ नहीं है, अपोजिंग इफेक्ट नहीं है,
तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा ही पोटेंशियल, थोड़ा सा ही वोल्टेज इस कॉइल को रोटेट करने का बायस बनेगा। ओके जी। अब आफ्टर सम टाइम जब आपके पास व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो उस वक्त आपके पास ये जो ईएमएफ है ये भी मैक्सिमम होगा। जब आपके पास ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो वेरी स्मॉल करंट पास थ्रू द मोटर, पास थ्रू मोटर। तो मोटर में से थोड़ा सा करंट जो है वो फ्लो करेगा, लेकिन वो करंट जो थोड़ा सा करंट इस मोटर में से फ्लो करेगा वो करंट उस कॉइल को स्मूथली रोटेट करने के लिए काफी होगा। पहला केस हमने पढ़ा कि मोटर को जस्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बैक ईएमएफ जीरो होगा, उस वक्त थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थोड़ी सी पोटेंशियल पर वो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा तो फिर ये होगा कि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो आपके पास जो इफेक्टिव वोल्टेज उस मोटर को रोटेट कराने में सर्फ होंगे वो थोड़े से होंगे, लेकिन वो इतने होंगे कि जिससे कॉइल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती रहेगी। लेकिन अगर हम इसी मोटर को ओवरलोड कर दें, ये दो केसेस हमने पढ़े। तीसरा केस पहले आपने पढ़ा कि जब हमारे पास मोटर जस्ट स्टार्टेड, दूसरा केस आपके पास ये आ गया। अब तीसरा जो आपके पास केस होगा वो ये है कि व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड, व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड। अब जब आपने उस मोटर को ओवरलोड कर दिया, यकीनी सी बात है जब आप मोटर को ओवरलोड करेंगे मोटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ये कम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ओवरलोड करने से मोटर की स्पीड स्लो डाउन होगी, रोटेशनल मोशन मोटर की स्लो होगी, कम होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हो गया। तो उससे ये हुआ कि हमारे पास वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर मिनिमम है तो फिर हमारे पास जो बैक ईएमएफ है वो भी मिनिमम हो गया। जब हमारे पास बैक ईएमएफ मिनिमम होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, ये जो करंट होगा आई वी माइनस ई ओवर आर, ये वो मैक्सिमम करंट होगा जो उस कॉइल में से गुजरेगा। जब मैक्सिमम करंट उस कॉइल में से गुजरेगा तो वो कॉइल जो है, वो मोटर जो है वो बर्न हो जाएगी, मोटर जल जाएगी। ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम करंट पास थ्रू मोटर। तो मोटर में से मैक्सिमम करंट पास होगा, जब मैक्सिमम करंट पास होगा तो मोटर बर्न हो जाएगी, मोटर जो है वो बर्न हो जाएगी। तो जब मोटर बर्न होगी तो कहानी सारी खत्म हो गई। ठीक हो गया। तो हमने बच्चों देखा कि हमारे पास बैक ईएमएफ इन मोटर क्या है कि मोटर की कॉइल का रोटेट करने से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो ईएमएफ जो अप्लाइड ईएमएफ या अप्लाइड वोल्टेज की ऑपोजिट होता है उसको हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बैक ईएमएफ इन मोटर्स। आपसे अगेन गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेक्चर्स के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, पिछले हमारे जो टॉपिक्स आपने पढ़े जिसमें हमने डीसी मोटर पढ़ा, डीसी जनरेटर पढ़ा, बैक ईएमएफ, बैक मोटर इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। आज हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस तरह से वर्क करता है, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, ट्रांसफार्मर के फायदे क्या हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और उनको किस तरह से रिमूव किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम किसे कहेंगे, ट्रांसफार्मर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू चेंज alternating voltage
वोल्टेज। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन कि इसका जो काम है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है। अब चेंज देखें, दो तरह का चेंज हो सकता है, या इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसमें आप इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज के अलावा आप इंक्रीज के साथ एक वर्ड स्टेप अप भी यूज कर सकते हैं। डिक्रीज के साथ आप एक वर्ड स्टेप डाउन भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। इसको जो इनपुट देंगे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे इनपुट पे, तो ये उस इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जैसे जितने भी डिवाइसेस हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी। कि प्राइमरी के अंदर, ये म्यूचुअल इंडक्शन था, प्राइमरी के अंदर हम करंट चेंज करते थे, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था। मतलब कि आपके पास दो कॉइल्स थी, एक प्राइमरी थी एक सेकेंडरी थी। प्राइमरी में करंट चेंज करते थे, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो आपके पास इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ट्रांसफार्मर असल में इस किस्म का होता है कि हम सबसे पहले हमें एक कोर मटेरियल चाहिए है। जैसे हमने ये एक कोर मटेरियल ले लिया, ये है हमारे पास एक कोर। आमतौर पर जो कोर है वो हमारे पास आयरन की होती है, वो भी आपको बताएंगे कि आयरन हम क्यों यूज करते हैं। तो ये जो आयरन कोर आपने ली है, इसके ऊपर हम दो वायर्स को वाउंड कर देते हैं। एक ये वायर हमने वाउंड कर दी, एक ये आपके पास कॉइल आ गई, और एक यहां पर आपके पास कॉइल आ गई। तो ये दो कॉइल्स आपके पास आ गई हैं। ये वो कॉइल है जिसको हम कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ एज अ इनपुट। तो यहां हम दे रहे हैं इनपुट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कॉइल जिसको हम इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ते हैं, उस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। वो कॉइल कौन सी होगी हमारे पास? उसे प्राइमरी कॉइल का नाम दें। दूसरी कॉइल जिसके साथ आप लोड कनेक्ट करते हैं, तो लोड हमारे पास वो सर्किट है जिसकी वजह से हमें ये वोल्टेज के अंदर चेंज करना पड़ा है। बात का तो होता ये है कि हमें 220 या 250 वोल्टेज मिल रहे हैं, हमारे लोड को चाहिए है 10, 15, 20 वोल्टेज। तो अगर 250 देंगे तो फिर उससे तो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? फिर ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, और फिर हम उसी के मुताबिक लोड को जितनी सप्लाई चाहिए होती है उतनी ही देते हैं। तो वो कॉइल जिसको आप लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। इसे हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कॉइल का। जिसको आपने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ा वो प्राइमरी कॉइल, जिसको आपने लोड के साथ कनेक्ट किया वो आपके पास होगी सेकेंडरी कॉइल। एक आपके पास प्राइमरी है और दूसरी आपके पास सेकेंडरी है। तो इस तरह से ये हमने ट्रांसफार्मर का बना दिया। ओके जी, कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं वर्किंग की तरफ कि ट्रांसफार्मर वर्किंग कैसे करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर की वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इस कॉइल को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? अल्टरनेटिंग करंट के साथ। जब ये कॉइल आपके पास करंट कैरिंग होगी तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। इसी कॉइल के अंदर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो वर्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइमरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होने की वजह से
ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसे हमने बैक ईएमएफ का नाम दिया है। ओके जी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी induces EMF in itself। तो इसी के अंदर EMF इंड्यूस करेगा कि प्राइमरी के अंदर ही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है वो क्या करेगा, इसमें EMF इंड्यूस करेगा। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी के, और इसके साथ माइनस का साइन भी आता है, तो ये वो EMF है जो प्राइमरी के अंदर इंड्यूस हो रहा है। अब बच्चों क्योंकि हम जो कॉइल यूज करते हैं, कॉइल की रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल स्मॉल हो, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो, नेग्लिजिबल स्मॉल, तो ये जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये है बैक ईएमएफ। तो यहां पे लिखते हैं कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज नेग्लिजिबल स्मॉल, इतनी स्मॉल रेजिस्टेंस हो कॉइल की कि हम उसके तकरीबन जीरो के बराबर लिखते हैं। हम कहेंगे कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जितना आपके पास वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, हमने किसके बराबर लिखा था, हमने लिखा था बैक ईएमएफ ईपी प्लस आई आर। अगर आपके पास आर जीरो है तो फिर क्या होगा, आर अगर आपके पास जीरो है तो फिर ये जो प्राइमरी वोल्टेज है, जो प्राइमरी पे इनपुट सोर्स वोल्टेज आपने प्रोवाइड की है, ये उतनी ही होगी जितनी के आपके पास बैक ईएमएफ होगा। लेकिन ये बैक ईएमएफ प्राइमरी वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। अगर ये बैक ईएमएफ इसको अपोज करता है तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस, और इधर आ गया आपके पास बैक ईएमएफ, तो वीपी इसके बराबर हो गया। या फिर लिखते हैं वीपी इज इक्वल टू माइनस, इस बैक ईएमएफ की वैल्यू आपने निकाली है वो है माइनस एनपी डेल फाई बाय डेल टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास प्राइमरी वोल्टेज जो है वो आया एनपी डेल फाई बाय डेल टी। ये आपके पास ये वो वोल्टेजेस हैं जो क्या है प्राइमरी कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहे हैं। ये कौन से हैं आपके पास, जो प्राइमरी कॉइल के अंदर वोल्टेजेस हैं। तो ये तो बच्चों हमने प्राइमरी की वर्किंग की बात कर ली। अब क्योंकि दोनों कॉइल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों कॉइल्स को हमने एक ही आयरन कोर पर कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोर से होती हुई, जो आपके पास दूसरी कॉइल है, जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरेगी। जो आपके पास जितना फ्लक्स प्राइमरी के अंदर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी, जितना आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में है, उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा सेकेंडरी में। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी is equal to rate of change of flux in secondary। तो जितना प्राइमरी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उतना ही सेकेंडरी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो जैसे आपने ये रिलेशन ड्राइव किया है, इसी तरह से सेकेंडरी वोल्टेज ये आपके पास बराबर होगा NS डेल फाई बाय डेल टी। NS डेल फाई बाय डेल टी दोनों में सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में इक्वल है, बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे Vs इज इक्वल टू NS एंड डेल फाई बाय डेल टी। और ये NS क्या चीज है, ये है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और NP क्या है आपके पास, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी का। सेकेंडरी आपके पास है NS डेल फाई बाय डेल टी, और नीचे आपके पास NP डेल फाई बाय डेल टी। अब दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्योंकि सेम है तो ये आपके पास कट गया, बाकी आपके पास Vs ओवर Vp, ये बराबर बचा NS ओवर NP। इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो।
ट्रांसफार्मर इक्वेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो या फिर ट्रांसफार्मर इक्वेशन, ट्रांसफार्मर इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक हमें पता चलता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज को बढ़ाया या कम कैसे किया जा सकता है। देखिए अब दोनों के अंदर क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो सेम है, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है। अब जो चीज डिफरेंट होगी वो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमारे पास कौन सी चीज डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये डिफरेंट होंगे। अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स के डिफरेंट होने से क्या होगा। देखें अगर हम बात करते हैं, अब इसी हिसाब से हमने ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स बना ली हैं। एक हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये वो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, इनपुट वोल्टेज कम होता है आउटपुट पे ज्यादा होता है। कैसे, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हमने ट्रांसफार्मर एक बनाया। अब आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास आ गई प्राइमरी कॉइल और ये हमारे पास आ गई सेकेंडरी कॉइल। तो क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके सामने है प्राइमरी में, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके सामने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। जब आप यहां पर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जोड़ेंगे और यहां से आप जब आउटपुट हासिल करेंगे, तो क्योंकि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है सेकेंडरी से, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं वही उसका रिस्पेक्टिव वोल्टेज भी ज्यादा होगा। अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा प्राइमरी वोल्टेज से। सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा प्राइमरी वोल्टेज से। इनपुट वोल्टेज कम है लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे। इसी तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, देखिए ट्रांसफार्मर बनाया हमने, ये आपके पास ट्रांसफार्मर आ गया। इसी तरह से आपके पास इसकी ये प्राइमरी कॉइल आ गई और इसकी ये सेकेंडरी कॉइल आ गई। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी के, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी के। यहाँ आपने इनपुट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट किया, यहाँ आपने जो आउटपुट पर कोई लोड कनेक्ट किया। आपने देखा यहाँ तो 250 वोल्ट थे, लेकिन जब हमारे पास आउटपुट पे हमें मिले तो वो मिले हमें 15 वोल्ट। क्यों, आउटपुट पर वोल्टेज कम क्यों है, उसकी वजह ये है कि अब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा है। तो प्राइमरी पर अगर 250 वोल्टेज है तो सेकेंडरी पर हमें 15, 20, 25 वोल्टेज मिलेंगे हमारी जरूरत के मुताबिक। ओके जी, तो ये बच्चों आपके पास स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करता है, बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है, कम करता है। अब हम इस ट्रांसफार्मर की पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का असल मकसद तो ट्रांसफर ऑफ पावर है। हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल पावर भी ट्रांसफर करते हैं और वोल्टेज को कम या ज्यादा भी करते हैं। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट पावर और आउटपुट पावर, ये दोनों पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पावर का रिलेशन हमारे पास क्या है, VI। तो इनपुट पावर प्राइमरी पर है और आउटपुट पावर जो है वो सेकेंडरी पर है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पावर्स आ गई आपके पास। अब यहां से एक काम करते हैं कि हम जो वोल्टेजेस हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं और करंट्स को एक साइड पे रखते हैं। करंट्स को हम एक साइड पे रखते हैं। तो इस रिलेशन ने हमें ये बताया कि जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट, एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज है
वो रिस्पेक्टिव करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस तरह से ट्रांसफार्मर, लेकिन पावर में क्या है, पावर में करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही आएगा। लेकिन ये है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। इसका हमें फायदा क्या होता है? इसका बच्चों इसे एक और नाम भी दिया जाता है, ये है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल। ट्रांसमिशन रूल। अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल ये कैसे बन गया? देखिए, हम घर तक, हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बिजली आती है, ये कहां से आती है? और रास्ते में जो इतनी लंबी लंबे सफर करके आती है इलेक्ट्रिकल पावर, और इतनी तारे हैं, रेजिस्टिव मीडियम है, रेजिस्टेंस भी मौजूद है, पावर लॉस भी वहां पर होगा, तो हम किस तरह से उस पावर लॉस से भी बच सकते हैं? किस तरह से इसको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड स्टेशन की। ग्रिड स्टेशन से शुरू कर लेते हैं, इससे दूर नहीं जाते, ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं। ग्रिड स्टेशन के अंदर क्या किया जाता है? क्योंकि ग्रिड स्टेशन से घर तक आने में जो सप्लाई है उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, इसीलिए क्या किया जाता है, करंट को डेसिपेट होने से बचाना है हमने, ताकि पावर लॉस हमारे पास कम से कम हो, हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम से कम हो। क्योंकि जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज करंट किसी भी रेजिस्टिव मीडियम से गुजरता है किसी भी टाइम में, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो एक तो हम इस हीटिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं करंट को कम करके, और एक और तरीका भी है कि रेजिस्टेंस को कम कर दें, लेकिन रेजिस्टेंस को कम करना ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके लिए ये जरूरी है कि हमें कॉपर की वायर्स यूज करनी पड़ेगी। आमतौर पर हम सिल्वर की वायर्स यूज करते हैं, तो कॉपर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बजाय इसके हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके ताकि करंट जो है वो कम से कम डेसिपेट हो, तो उसके लिए हम अच्छे मटेरियल की वायर यूज करें जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। इतनी वायर्स, इतनी कॉपर की वायर कहाँ कहाँ जो है वो यूज हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल है ये यूज कर सकते हैं। तो ग्रिड स्टेशन के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेप अप। तकरीबन एक मिसाल है, हम ये जो आपके करीब ग्रिड स्टेशन है उनकी बात करें तो 11,000 वोल्ट्स के अंदर ये चेंज कर देते हैं। ये जिसे हम कहते हैं 11 केवी है, 11,000 वोल्ट्स इसमें आ रहे हैं, यहीं तक की बात करते हैं। ठीक है, तो 11 केवी वो ग्रिड स्टेशन से वोल्टेज को क्या किया है, स्टेप अप कर दिया, बढ़ा दिया। तो उसके बाद हाउस होल्ड की बात करते हैं। अब हम आगे घर में, वही सप्लाई जब हमारे घर में आती है तो गली मोहल्ले के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर। वो क्या काम करता है, उसी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। कितना डाउन कर देता है, तकरीबन 220 वोल्ट्स के अंदर। तो ये हमें स्टेप और स्टेप डाउन करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारा मकसद था करंट को डेसिपेट होने से बचाना, क्योंकि करंट डेसिपेशन से हमारा पावर का लॉस है। तो ग्रिड स्टेशन के अंदर हमने जब वोल्टेज को इंक्रीज किया, वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो प्राइमरी करंट जो है ये डिक्रीज हो गया। करंट जितना कम होगा तो पावर लॉस उतना ही कम होगा। जब हाउस होल्ड की बात आई, घर तक वो सप्लाई हमारे पास पहुंची, तो हमने उसको स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया। उससे क्या हुआ, स्टेप डाउन किया, जो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज है वो डिक्रीज हो गया और सेकेंडरी करंट जो है वो इंक्रीज हो गया। उससे क्या होगा कि पावर डेसिपेशन, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का फायदा हमें पावर डेसिपेशन से बचना था। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट आउटपुट पावर जो है वो सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल ट्रांसफार्मर की, कि अगर हमारे पास एक्चुअल ट्रांसफार्मर है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो हम यूज करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट पावर हमेशा आउटपुट पावर से ज्यादा होती है। आउटपुट पावर कम इसलिए होती है क्योंकि डेसिपेशन की वजह से। ये हम बात कर रहे हैं आप किसकी, एक्चुअल ट्रांसफार्मर की, आइडियल की नहीं, एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट पावर हमेशा ज्यादा होगी,
आउटपुट पावर हमेशा इनपुट से कम होगी। ये क्यों कम होगी? ड्यू टू लॉसेस। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है ड्यू टू लॉस। अब ये जो लॉस या लॉसेस हैं ये ट्रांसफार्मर के अंदर कहां से आ गई? ट्रांसफार्मर के अंदर दो किस्म के लॉसेस होते हैं। एक जिसे हम नाम देते हैं एडी करंट का। किसका नाम देते हैं? एडी करंट का। हमने जब ट्रांसफार्मर की बात की, हमने कहा कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ये आपके पास ट्रांसफार्मर आ गया। तो ट्रांसफार्मर की ये जो कोर है ये आयरन कोर है, या जो भी आपके पास, तो ये कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग कोर। कौन सी कोर है ये? कंडक्टिंग। तो जब हम यहाँ पर प्राइमरी ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं, इधर कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी, इधर हम लोड कनेक्ट कर दे, ये आपके पास इधर आपके पास कोई लोड आ गया, तो जब यहां पर बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से क्या होता है? कोर में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर नहीं होता, वो तो उस कोर के अंदर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में है वो उस कोर में से होता हुआ सेकेंडरी में जाता है, तो कोर के अंदर ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये है हमारे पास एडी करंट। सो करंट which is perpendicular to flux, वो करंट जो फ्लक्स के परपेंडिकुलर है उसे हम क्या नाम देते हैं? एडी करंट। ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास एडी करंट। अब एडी करंट को किस तरह से रिमूव किया जाएगा उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, दूसरा जो लॉस है आपके पास, एक हमने डिस्कस किया है, वो आपके पास एडी करंट है। दूसरा जो लॉस है, दूसरा लॉस आपके पास है हाइस्टेरिसिस लॉस। हाइस्टेरिसिस लॉस, ये लॉस कौन सा है? ये है बच्चों एनर्जी की डेसिपेशन। एनर्जी डेसिपेशन ड्यू टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल। अब आपके पास एनर्जी डेसिपेशन, लॉस ऑफ पावर, वो लॉस कहां से आया? असल में हम ये जो कोर इस्तेमाल करते हैं, ये कोर कौन सी होती है हमारे पास? आयरन की या स्टील की। ये दो ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो मैग्नेटिक है। तो क्योंकि हम दोनों को क्रॉस कपल किया जाता है, दोनों कॉइल्स आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि दोनों कॉइल्स मैग्नेटिकली आपस में कनेक्टेड होती हैं, मैग्नेटिकली दोनों कॉइल्स आपस में लिंक्ड होती हैं। तो ये जो कोर है, इसके अंदर क्योंकि मैग्नेटिक है, ये मुसलसल मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की वजह से, और उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी सर्फ होती है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी एनर्जी सर्फ होती है। तो मुसलसल मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी है, इसी को हिस्टैरिसीस लॉस का नाम दिया जाता है। अब ये दो लॉसेस हैं हमारे पास, इन दोनों लॉसेस की रिडक्शन इन दोनों लॉसेस को रिडक्ट कैसे करेंगे, इनको किस तरह से रिमूव करेंगे, किस तरह से कम करेंगे? देखें, पहला जो लॉस है एडी करंट, उसको कैसे कम किया जाएगा? यूजिंग लैमिनेटेड कोर, यूजिंग लैमिनेशन बिटवीन कोर्स। तो हम क्या करते हैं, कोर की जो शीट्स होती हैं, सिमिलर शीट्स, आपने देखा होगा अक्सर ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर की सेम शेप की बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो उन शीट्स के दरमियान हम लेमिनेशन करके, कोई भी इंसुलेशन प्लेस करके एडी करंट को डिक्रीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम। दूसरा बच्चों, जो हिस्टैरिसीस लॉस है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? यूजिंग
सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल कि हम ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करें जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में कम से कम एनर्जी सर्व करे। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आयरन है, आयरन को एज अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करें। इसके बाद बच्चों हम इसकी एफिशिएंसी की तरफ आते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है? एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला ये होता है कि आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर दिया जाता है तो एफिशिएंसी आ जाएगी। परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो यही आपके पास जो आउटपुट और इनपुट है, आउटपुट ओवर इनपुट, तो आपके पास जो इनपुट पावर या आउटपुट पावर, पावर की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो इनपुट आउटपुट पावर हो जाएगा। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ये आपके पास इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाएगा? यकीनन इसका जवाब यही होगा लॉसेस को कम करके। लॉसेस कौन कौन से हैं? दो लॉसेस हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। अब इनको कैसे रिमूव किया जाएगा? एडी करंट को रिमूव किया जाता है जो आपके पास कोर्स की शीट्स होती हैं उनके दरमियान लेमिनेशन यूज करके। हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे कम किया जाएगा? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़े तो उसके लिए जरूरी ये होगा कि हमें लॉसेस को रिमूव करना पड़ेगा या रिड्यूस करना पड़ेगा। जितने लॉसेस कम से कम होंगे उतनी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 15 का ये आपका लास्ट टॉपिक था। टॉपिक काफी लेंथी था और इसके काफी पार्ट्स थे, इसी वजह से स्पीड के साथ पढ़ाना पड़ा। तो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।